खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया दी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। अगस्त का महीना चल रहा है, हफ्ते का पहला दिन है और आज जब हम आपकी नशरियात में शामिल हुए हैं 12 अगस्त को, तो कोशिश करेंगे कि सुबह से लेकर अभी तक जो अहम तरीन वाक़ात कुछ हो चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर, उस पर भी थोड़ी सी आपको नज़र दौड़ाई जाए आपकी। फिर आपके सामने जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात भी रखें और उस बड़े मंसूबे जो आपकी और हम सब की ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ है, वो ये है कि मंशियात से पाक और साफ हमारा मुआशरा हो, हमारे नौजवान हो। इस पर भी आज एक और बहस होगी, एक और मेहमान हमारे साथ होंगे, इस उम्मीद के साथ कि हम हर कदम जब आगे बढ़ाएं तो वो हर कदम हमारी कामयाबी के साथ हमकिनार हो। अगरचे आहिस्ता आहिस्ता करके अब नताइज आना शुरू हो गए हैं, मस्बत पहल कुछ आ रही है सामने, उस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistan.in पर खबर, तज्जिया, तबसरा आपको हर पल मिलेगा। और फिर आने वाले 1-2 दिनों में हम आपको मज़ीद एक और नंबर आपके सामने रखेंगे जहां पर बराह रास्त आप हमारे सोशल मीडिया साइट्स के साथ जुड़ेंगे, अपनी बात डायरेक्टली वहां पर भी रखेंगे। अगर आप राब्ता साइटों के ज़रिए से नहीं रखना चाहते तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आएगा, कोशिश करेंगे कल या परसों वो आपके सामने आ पाए ताकि मज़ीद आपके और हमारे राब्ते मजबूत हो और आप खुलकर अपनी बात हम तक पहुंचा सकें। फिलहाल प्रोग्राम का करते आगाज़। तारीख के पन्नों में आज क्या कुछ हो चुका है, अहम तरीन वाक़ात में कौन से ऐसे वाक़ात हैं जो आसिफ रशीद आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जम्मू स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आसिफ रशीद। बहुत शुक्रिया आसिफ, शुरुआत करें प्रोग्राम की। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। प्रोग्राम सलाम जेके में हमेशा की तरह हम फॉर्मेट के मुताबिक चलते हैं। आज पीर का दिन है, नई सुबह का आगाज़ हुआ है और आज के दिन की तारीखी एतबार से अहमियत क्या है, ज़रा उस पर भी मुफस्सिल रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि आपको बताएंगे आज पूरे मुल्क के अंदर या हिंदुस्तान और आलमी तारीख में अहम तरीन वाक़यात कौन से हैं, वो हिस्ट्री ऑफ द डे का हिस्सा रहते हैं। और शुरुआत आज भी इस कार्यक्रम की, इस प्रोग्राम की इसी के साथ होगी। आज अगस्त की 12वीं तारीख है, साल 2024 और 12 तारीख अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक बताती है कि 30 कबल मसीह मिस्र या इजिप्ट के तालीमी साम्राज्यत के आखिरी हुक्मरान क्लेओपेट्रा की मौत हुई, इंतकाल हुआ। और आज इजिप्ट की सियार एक इलाका है इजिप्ट का, जहां पर इनकी जो खिदमात उस वक्त की रही हैं उनको ख़ास तौर से याद किया जाता है। और पहले सरकारी सतह पर भी हमारी जानकारी के मुताबिक एक प्रोग्राम होता था जो तकरीबन 300 बरस कबल बंद कर दिया गया। बाकी जो हुक्मरान आए वो इस बात से इख्तलाफ रखते थे कि इस तरह का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। 1323 में स्वीडन और रूस के दरमियान आज के दिन नोटबर्ग के मुआहिदे पर दस्तखत हुए, जिसमें दोनों ने अमन और मुज़ाकरात पर सबसे ज्यादा जोर दिया। 1602 मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में शामिल अबुल फजल का कत्ल आज के दिन किया गया। इसके अलावा आज के दिन 1665 में अंग्रेजों के बहरी बेड़े ने डच बेड़े को शिकस्त या जो नीदरलैंड का जो बेड़ा था उसको आज के दिन हराया। 1765 में मुगल साम्राज्यत के हिस्सों जहां बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा थी, इनकी दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को आज के दिन सौंप दी गई और इस तरीके से एक और बड़ा हिस्सा जो अंग्रेजों के हाथ में उस वक्त चला गया। 1944 में आज ही के दिन वुला कत्लेआम में नाजी जर्मनी की फौज ने 40,000 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया। साल 1962 पहली बार एक साथ 2 अफराद खला में गए। स्पेस में 2 एस्ट्रोनॉट्स ने एक साथ जाकर एक आलमी रिकॉर्ड 1962 में 12 अगस्त को कायम किया। 1976 में लेबनान के अंदर ईसाई दहशतगर्दों ने आज ही के दिन एक फलस्तीनी कैंप पर हमला किया और 2000 लोगों का कत्ल कर दिया। 1977 में श्रीलंका में तमिल अक़लियतों को निशाना बनाने वाले फसादात की शुरुआत भी आज के दिन हुई। इसके बाद तमिल टाइगर्स और श्रीलंकन हुकूमत के दरमियान भी एक तवील किस्म की लड़ाई हमने श्रीलंका के अंदर तकरीबन 28 बरसों तक चलती देखी। 1985 में जापान एयरलाइंस का तैयारा ओसाका में आज तबाह हुआ। 520 मुसाफिर जिनमें 7 क्रू मेंबर्स थे, पायलट और को पायलट समेत 520 लोगों की मौत इस हादसे में हुई 1985 के अंदर। साल 2012 में सुशील कुमार पहले भारतीय पहलवान बने जिन्होंने ओलंपिक्स में पहलवानी में चांदी का तमगा हासिल किया। सिल्वर मेडल लाने वाले पहले हिंदुस्तान के वो बॉक्सर बने, पहलवान थे, रेसलर थे और 1904 से 2012 के दरमियान बहुत सारे पहलवानों ने हिस्सा लिया।
ओलंपिक्स में गए, लेकिन ये मेडल पहला मेडल था जो बिलाखिर 2012 में आज के दिन मिला। 1994 में भी एक कोशिश हुई, लेकिन वहां पर भी कुछ तकनीकी परेशानियों की वजह से बाद में एथलीट्स को बाहर कर दिया गया था और 2012 में बिलाखिर सुशील कुमार ने वो कर दिखाया जो 100 वर्षों में नहीं हुआ। 1898 में स्पेन और अमेरिका के दरमियान जारी जंग एक मुआहदे के तहत खत्म की गई। आज के दिन दोनों ने एक पीस एग्रीमेंट किया जिसके तहत फैसला ये हुआ कि इस तरीके से इस जंग को खत्म किया जाएगा। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में अहम तरीन वाक़यात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में। और आज पीर के दिन दिन भर सूरत हाल क्या रहने वाली है, सलामती एतबार से सियासी मामलात कुछ हैं, कुछ इक्तसादी मामलात हैं, कुछ अवामी मामलात हैं जिन पर आगे चलकर मुफस्सिल रोशनी हम डालेंगे और इस प्रोग्राम का हिस्सा भी कुछ खास मेहमान बनेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन सुबह सुबह जो इतलात हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त भी ऑपरेशन में मसरूफ हैं और उस ऑपरेशन पर सबसे पहले चलेंगे जो आज कुछ देर पहले तीसरे दिन में दाखिल हो चुका है और 3 लोगों की मौत अब तक जा चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 एहलकार जो कि पहले ही रोज इस एनकाउंटर में, इस झड़प में गोली लगने से जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि एक शहरी की भी कल अहलन इलाके के अंदर जो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। इस मौत की तस्दीक फौज की जानिब से और पुलिस ने कर दी। बड़ी खबर, कोकरनाग ऑपरेशन इस वक्त तीसरे दिन में दाखिल हो गया है और अहलन इलाके के अंदर अब इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि यहां पर मजीद फौज की टुकड़ी तैनात कर दी गई है। इलाके के अंदर फोर्सेज ने इस ऑपरेशन को वसी कर दिया है, इंटेंसिफाई कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हेलीकॉप्टर्स का सहारा लिया जा रहा और इस तवील तरीन या गहरे जंगलात वाले इलाके पर सिक्योरिटी फोर्सेज भरपूर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर मिल्टन 2 को या हमलावरों को तलाश करने की कोशिशों में भी मसरूफ हैं। इब्तदाई जो रिपोर्ट्स हैं कि सिक्योरिटी इदारों को इस तरह की खुफिया इतलात उनके पास हैं कि 3 से 4 मिल्टन 2 का ग्रुप इलाके के अंदर मौजूद हो सकता है। ताहम इसकी तस्दीक अभी तक फौज या पुलिस नहीं कर रही है, मगर यह बात जरूर सामने आई है कि मिलिटेंट इसी इलाके के अंदर मौजूद है और वक्फे से गुज़श्ता 48 घंटों में गोलीबारी का सिलसिला देखा गया है। लेकिन दूसरी तरफ 2 फौजी जवानों की मौत के साथ एक शहरी की हलाकत पर भी सवाल कई इदारे खड़े कर रहे हैं, जिस पर आईजीपी कश्मीर ने भी एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सबसे पहले उनकी तरजीहात में शामिल है कि शहरी ऑपरेशन वाले मकाम पर कैसे पहुंचे, इस बात का पता लगाकर इस वक्त तहकीकाती अमल को भी साथ साथ शुरू कर दिया गया है। अहलन कोकरनाग का इलाका, अच्छा बल कोकरनाग का इलाका है एक तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ से सरहदें डोडा के साथ मिल रही है और इसी वजह से इस ऑपरेशन को इंतहाई अहम ऑपरेशन माना जा रहा है। ताहम जो एक और शहरी जख्मी है उसका इलाज चल रहा है और इस वक्त सूरत हाल उनकी बेहतर है। इस तरीके से पुलिस तर्जुमान की तरफ से थोड़ी देर पहले भी बात बताई गई है। तीसरा दिन है आज कोकरनाग के अहलन इलाके के अंदर, जंगली इलाके के अंदर, जहां पर ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है, वहीं पर इजाफी दस्तों की तैनाती और कल ही सिक्योरिटी सरबराहान की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि ऑपरेशन को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक उन मुश्तबह अफराद की तलाश मुकम्मल नहीं होगी, जब तक जिनके बारे में पेशगी इतला सिक्योरिटी एजेंसी को मिली थी। और इतलात ये भी है कि शायद ये वही मिलिटेंट हैं जो डोडा और किश्तवाड़ के आसपास के इलाकों के अंदर देखे गए थे और शायद वो इस पार आए हैं। उन तमाम मामलात को देखने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ से सिविलियनों की मौजूदगी मिलिटेंटों के नज़दीक एक बड़ा सवाल है। इस पर भी तमाम पहलुओं के साथ जो है वो सिक्योरिटी एजेंसियां काम कर रही है। अपने नुमाइंदे मुजफ्फर के पास चलेंगे जो इस वक्त हमारे साथ है। मुजफ्फर, अपडेट करें, आज तीसरा दिन है। सबसे पहले मौसम का मिजाज बताइए। कल जब ऑपरेशन चल रहा था तो हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी फिजा से जमीन तक नजर बराबर रखी गई थी। अभी क्या कुछ ताज़ा तरीन इतलात आपके पास है, क्या कुछ खबर है? मुजफ्फर, आप तक आवाज पहुंच रही है? पीर मुजफ्फर, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, राब्ता मुनक़ता हुआ, दोबारा आपके पास लौटेंगी। ये तस्वीरें आपके सामने कल और आज सुबह की एक साथ दिखा रही हैं। तस्वीर चूंकि कल की थी और दूसरी तस्वीर जो पहली आपने देखी वो आज सुबह की है। इलाके के अंदर अगरचे आज चूंकि कल बारिशें थी, आज मौसम भी ऑपरेशन साइट पर सिक्योरिटी फोर्सेज का साथ दे रहा है, लेकिन इस दौरान इस इलाके के अंदर अभी भी खौफ और तनाव का माहौल बना है, क्योंकि मुतअद्दिद इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज जो कल पहुंचने की कोशिशें कर रही थी, अभी इतलात यह है कि मजीद फोर्सेज को स्पॉट पर रश किया गया है। फौज इन इलाकों के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ का भी सहारा ले रही है। पीर मुजफ्फर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है और जहां पर सड़क का राब्ता खत्म होता है, इसके बीच में 15 से 20 किलोमीटर का मसाफत है। यानी कल जब पहले दिन जो लोग जख्मी हुए थे, जिन्हें वापस
बेस लाया गया था इलाज मुआवजे के लिए, तो 15 से 20 किलोमीटर उनको उठा के ले आया गया था। ये इसलिए बड़ा टफ ऑपरेशन माना जा रहा है। और लास्ट टाइम भी आपको याद होगा इसी गडोल के आसपास के इलाके के अंदर ऑपरेशन हुआ था। एक डीएसपी उस वक्त भी जामे शहादत नोश कर चुका है और तब भी सूरत हाल इसी तरीके की बनी हुई है और आज भी सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम लाइक सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। पीर मुजफ्फर जरा अपडेट करें, पहले मौसम का मिजाज बताइए और उसके फौरन बाद बताइए आज तीसरा दिन है ऑपरेशन का, क्या कुछ आप अपने आसपास देख पा रहे हैं? बिल्कुल इशफाक, अगर हम मौसम की भी बात करें, देर रात अगर जो ऊपर वाले इलाकों में वक्फे से भी बारिशें देखी है, लेकिन ताहाल इस वक्त एक बार सुबह जब सूरज की किरण फूटी तो बिल्कुल यहाँ पे धूप खिली हुई है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन की बात करें जो जनूबी कश्मीर के अहल को करना आज तीसरे रोज में दाखिल हुआ है। जब देर रात हम यहाँ से निकले तो उस वक्त यहाँ पे भी जो डिप्लॉयमेंट वो मंगवाई गई एनफोर्समेंट, लेकिन इसके साथ साथ आज पहली बार हम देख रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर्स है वो भी आज गश्त कर रहे हैं यहाँ पे, और जो ये पूरी बस्ती है उसको यहाँ पे आज अच्छी तरह से सील किया गया है। और खासकर जिस दिन मतलब 2 दिन गुजरे हैं, आज तीसरा दिन और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो रणनीति बनाई है कि खदशा है कि कहीं न कहीं जो मिलिटेंट्स है जिन्होंने पहले ही गात लगाकर हमला किया था, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी के साथ साथ सिविलियन की भी जान चली गई है। और इन हालातों के पस मंजर में कल ही आईजीपी कश्मीर ने खुद भी दौरा किया, हालात का जायजा लिया। अब इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए जहाँ फौज के जो आला अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन वही सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब उस इलाके के दौरान जहाँ पे ये मुठभेड़ जारी हुई थी, इसे गगर मुंडू कहते हैं, उसी इलाके की ओर यानी कि उसी क्षेत्र की ओर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्स की जो टुकड़ियां थी जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जो हमारे पास जरा है उसी राख की तरफ वो जो रास्ता है उसी की ओर इस वक्त चल रहे हैं। और इनका जो मोटिव है, लक्ष्य है, कहीं न कहीं शायद ये लग रहा है कि जो मुठभेड़ वो फिर वहां पे हो सकती है, क्योंकि एक तरफ पार कश्तवाड़ में जो एनकाउंटर यानी कि कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ मिलिटेंटों से, दूसरी तरफ ये, और सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब पूरी तरह इस पहाड़ी को चारों ओर घेर के रखा है। जितने भी खारजी और दाखिली रास्ते उनको पहले ही सील करके दिखा है। और आज ये देख रहे हैं कि जो आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि पहली बार जो निचले वाली जो बस्ती है, यानी कि जब हम कल आपके साथ बात कर रहे थे क्योंकि मौसम खराब था, लेकिन आज पहली बार देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट वो काफी बढ़ा दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ मुजफ्फर ज्वाइन करने के लिए। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है, फिजा से नजर रखी जा रही है और ये इलाका इंतहाई अहम और हसास इलाका माना जा रहा है, इसलिए ऑपरेशन को भी उसी अंदाज से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जहां एक तरफ से इस वक्त ऑपरेशन कोकरनाग गडोल इलाके के अंदर चल रहा है, वहीं पर आपको याद दिलाते चले कि कल रात देर गए सिक्योरिटी एजेंसीज और मिलिटेंट्स के बीच उधमपुर के भी बाला इलाकों के अंदर झड़प हुई, जो शाम देर गए शुरू हुई थी और रात भर इस ऑपरेशन के अंदर गोलियों का तबादला हुआ है। सर्च ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है, यहां पर भी तलाशी कार्रवाई का उधमपुर के अंदर, बसंतगढ़ और आसपास के इलाके के अंदर आज दूसरा दिन है। और रात देर गए कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ था मिलिटेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच, काफी वक्फे तक गोलाबारी भी हुई थी, ताहम रात भर यहां पर सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रखा गया और आज भी ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। याद रखिएगा उधमपुर बसंतगढ़ का ये आसपास का जो इलाका है, यहां पर पिछले 1.5 से 2 महीने के दौरान सिक्योरिटी एजेंसीज ऑन टोज है, क्योंकि लगातार जो ग्राउंड जीरो से इतलात और खबरें आ रही थी कि मिलिटेंटों की मूवमेंट है और कई मकामात पर वो मिलिटेंट देखे भी गए, उनके स्केच बनाए गए जिन्हें पुलिस की तरफ से रिलीज भी किया गया। ताहम माना जा रहा था कि कल एक बार फिर जब आमना सामना हुआ था, गोलियों का तबादला भी हुआ था, तो वसी इलाके का उधमपुर के बसंतगढ़ और आसपास के इलाके के अंदर सर्च शुरू किया गया था, जहां पर आज अब सर्च ऑपरेशन का दूसरा दिन अपने नुमाइंदे किशोर के पास सीधे चलेंगे जो अपडेट करेंगे कि कहां पर यह ऑपरेशन चला, क्योंकि ये वाला सर्च ऑपरेशन जब आप देखेंगे, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन देखेंगे तो ये कंटिन्यूअसली पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा था, लेकिन कल दूसरी मर्तबा ऐसा है जब मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच में झड़प हुई, गोलियों का तबादला हुआ और फिर से खामोशी इस पूरे इलाके के अंदर है। किशोर अपडेट करें, कल आपने ब्रेक किया कि जनाब गोलियों का तबादला हुआ और ऐसा लग रहा था कि शायद उस रूट पर तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां हैं जहां पर मिलिटेंट भी है, लेकिन अचानक से दोनों तरफ से गोलियों का तबादला बंद हुआ, रात देर गए तक ऑपरेशन चलता रहा और आज एक बार फिर सुबह बड़े इलाके का कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू है क्या? बिल्कुल, देखिए गौर साहब, ये बसंतगढ़ का वही इलाका है, खनेड़ का इलाका है। लगातार 2.5 महीने से यहाँ पे जो सर्च ऑपरेशन है
वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। लेकिन बीती रात का ये जो खनेड़ का इलाका है, यहाँ पे जो है वो सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जो है वो कनेक्ट होता है। कुछ देर तक इस इलाके के अंदर जो है वो गोलीबारी होती है। लेकिन जो हमारे सोर्स वहां के जो लोकल लोग बता रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीती रात को भी यहाँ पे जो है वो रुक रुक के फायरिंग इस इलाके के अंदर होती रही। लेकिन ये वो खनेड़ का इलाका है, ये जो पहाड़ियां हैं, काफी जंगली इलाका है। लेकिन जिस तरह से लगातार 2.5 महीने से अलग अलग जो सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं इस इलाके के अंदर पहुंचे हैं और लगातार जो है वो बड़े पैमाने पर इस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन है वो 2.5 महीने से चल रहा है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह 2 दिन पहले हमने देखा था कि इस इलाके से जो है वो सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच कनेक्ट होता है, उसके बाद जो है वो गोलीबारी होती है। लेकिन ये बताया जा रहा है, जिस तरह से हमने डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज से भी बात की थी, तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी जो है वो इस इलाके के अंदर जो है वो छुपे हुए हैं और जो हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से इस इलाके को जो है वो पूरा घेरबंदी कर ली गई है। लेकिन यहाँ पे जो चुनौतीपूर्ण ये रहेगा कि ये जो खनेड़ का इलाका है, यहाँ पे बरसात के साथ साथ जो बारिश और जो धुंध जो है वो इस इलाके के अंदर जो है वो काफी देखने को मिलती है। लेकिन बीती रात को जिस तरह से कुछ देर तक इस इलाके के अंदर गोलीबारी होती है, उसके बाद जो है वो सर्च ऑपरेशन को जो है वो बड़े पैमाने पर चलाया जाता है। लेकिन अभी भी इस इलाके के अंदर जो है वो गौर साहब सर्च ऑपरेशन जो है वो किशोर, ये वही सेम इलाका है जहां पर एक वीडीजी भी टारगेट हुआ 1.5 महीने पहले, जिसकी जान चली गई। सेम एरिया है, सेम एरिया के अंदर ऑपरेशन चल रहे थे और सर्च ऑपरेशन बीच में एनकाउंटर में तब्दील हो जाता है, फिर सर्च चलता है। सेम एरियाज हैं जिनको रियासी के साथ भी जिनकी बाउंड्रीज कनेक्ट कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए आसिफ, ये वही इलाका है खनेड़ का जिस तरह से 2.5 महीने जो वीडीजी इस इलाके के अंदर शहीद हुए थे। लेकिन ये जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां डोडा और भद्रवा के साथ साथ कठुआ के साथ मिलती हैं। लेकिन लोकल लोगों की माने तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीती रात को इस इलाके के अंदर जो कुछ मिनट तक इस इलाके के अंदर दोनों तरफ से जो है वो गोलीबारी होती है, सुरक्षा बलों एसओजी के जवान इस इलाके के अंदर पहुंचते हैं, तो बड़े पैमाने पर इस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी किया जाता है। लेकिन अब ये कहना मुश्किल होगा कि किन चंद दिनों के अंदर या कुछ मिनट के बाद जो है वो इनकाउंटर में भी जो ये जो है वो तब्दील हो सकता है। जिस तरह से हमने डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज से भी बात की है, तो उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी ये जो खनेड़ का इलाका है, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। किशोर हमारे साथ उधमपुर से थे। तो 2 बड़े ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं कुकरनाग आहलन के अंदर, जिसको तीसरा दिन आज है, और ये बसंतगढ़ की तस्वीरें जहां पर सिक्योरिटी इदारे मिलकर इस ऑपरेशन को इस वक्त अंजाम दे रहे हैं। और कुल मिलाकर आप देखेंगे तो इस एरिया के अंदर तकरीबन 2 महीने हो गए, मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, वीडीजीज को एंगेज किया गया। वीडीजीज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चूंकि एक्टिव है, इसी दौरान एक वीडीजी की जान भी चली गई थी मिल्टन 2 के साथ एनकाउंटर में, और तकरीबन 1.5 माह कबल ये वाक़ा पेश आया। उसके बाद इस ऑपरेशन को बसंतगढ़ के अंदर फौज, सीआरपीएफ और पुलिस की मदद से मजीद तेज किया गया। अब जाकर इस वक्त इतलात ये हैं कि रात के वक्त में गोलियों का मुख्तसर तबादला हुआ और इस वक्त जाकर दोबारा से कार्रवाई शुरू की गई है। मजीद फोर्सेज इलाके के अंदर तलब करके ऑपरेशन को तेज किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात पुलिस की हो रही है, तो आपको ये भी बताते चलें कि इन इलाकों में जहां पर सरहदी बेल्ट है, खुसूसन वो इलाके जहां पर खतरा यह है कि दरअंदाजी होती है या हो सकती है, इन खदशात को दूर करने के लिए सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक तो हैं ही, लेकिन वीडीजीज को भी एक बड़ी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के अंदर आइंदा दिनों में मिलने वाली है। और पुलिस सरबराह आरएन स्वैन की जानिब से एक बयान के जरिए इस बात की तस्दीक की गई कि हुकूमत विलेज डिफेंस गार्ड्स को, जो पहले कमेटियों के नाम से जाने जाते थे, इनको मजीद मजबूत और मुतहरिक करने के लिए और फाल बनाने के लिए इकदाम कर रही है। और हुकूमत ने यह भी अपना प्लान तरतीब दिया है कि जदीद हथियारों से इन तमाम वीडीजीज को लैस किया जाएगा। कल सांबा के अंदर पुलिस सरबराह आरएन स्वैन थे, जहां पर विलेज डिफेंस गार्ड्स का आइंदा दिनों में बाकी सिक्योरिटी इदारों या जिम्मेदारान की तरफ रोल रहने वाला है, इस बात की तरफ इशारा किया। और यह पहला ऐसा मौका होगा कि जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड होगी, यानी सांबा, कठुआ या दीगर इलाकों में जहां जहां दरअंदाजी माजी में होती रही, जो पुराने ट्रैक्स थे जहां पर मिलिटेंट्स अंदर आते रहे, पुलिस की नजर उन इलाकों में है कि उन एरियाज को कवर करके अब सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वीडीजीज को भी नए हथियार देकर उनको जिम्मेदारियां दी जाए, ताकि वो भी मजबूत ग्रिड का हिस्सा बन सके और मुसलसल सूरत हाल की निगरानी करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह आरआर स्वैन का मानना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ
ताल से ताल और कदम से कदम मिलाकर ये वीडीजीज एक अहम नया किरदार निभाएंगी, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर इनकी तैनाती को यकीनी बनाया जा रहा है। और विलेज गार्ड्स का एक बड़ा काम इस वक्त नुमाया तौर पर सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की मूवमेंट और जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है उसमें यही वो हरावल दस्ता है जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए मुआविन के तौर पर काम करेगा और बड़े ऑपरेशंस को कंक्लूड करने और बड़े ऑपरेशंस के कराने में उनकी मदद कर सकता है। विलेज डिफेंस गार्ड को जहां पहले 303 यानी 303 राइफल्स दी जा रही थी, वहीं पर स्पेशल एसएलआर्स देने की भी बात हो रही है और मजीद वीडीजीज को एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत इन्हें पुलिस में भी जम करने की कोशिशें की जाएंगी जहां जहां पर भी मौका मिलेगा। याद रखिएगा, इससे पहले भी वीडीजीज को पुलिस कांस्टेबल में स्पेशल भर्ती के तौर पर लिया गया था और अब यह खबर है कि आरआर स्वाइन ने कहा कि जो हमारा भर्ती बोर्ड है वो इन तमाम मामलात को देखेगा और इनको देखने के बाद अकॉर्डिंगली फैसले भी लिए जाएंगे। ताहम यह साफ किया गया कि ये वीडीजीज जो है ये वॉलंटियर्स है और पुलिस का हरावल दस्ते के तौर पर काम कर रही है, लेकिन जरूरत पड़ी तो इन्हें भी माकूल और मुनासिब इमदाद और नौकरियां फराहम की जाए। स्वाइन साहब ने क्या कुछ कहा, फटाफट से जरा इसको भी सुन लेते हैं। संबा, कठुआ, हीरानगर, जम्मू की भी कई सारा हिस्सा है। ये एक ऐसी स्ट्रेच है जहाँ पे हमें लगता है कि एक विलेज डिफेंस ग्रुप्स की सहायता से हम एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन में एक नया ऊर्जा, एक नया दीवार, एक नया फिल्ट्रेशन की एक कार्रवाई, एक सिलसिला जारी कर सकते हैं। तो सरकार का भी इसमें काफ़ी जोर है। वैसे भी मतलब नॉर्मल पुलिसिंग में भी हम हमेशा इस चीज़ की यकीन रखते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना, कोऑपरेशन के बिना पुलिसिंग की, लॉ इन्फोर्समेंट की पूरी तरीके से ऑप्टिमम रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकते। और चूंकि ये वाली इलाका ऐसी है, हिस्ट्री में, पास्ट में इन लोगों की हमेशा एक रहा है, जज्बा रहा है चढ़ बढ़ के पुलिस के साथ दे के काम करने के लिए। तो हमने एक इंटरेक्शन करी, उनका सुना, उन्होंने हमारी सुनी। तो एक पहले से जो रास्ता है उसको और ज़्यादा मजबूत बना के उसमें हथियार का, इक्विपमेंट्स का, नाइट विजन का, रिवार्ड्स का हर लिहाज से है। तो ये वॉलंटरी प्रोग्राम, इसमें तो ये कोई एम्प्लॉयमेंट की स्कीम नहीं है, पर एक जज्बा है, एक इज्जत है, एक पुलिस के साथ पार्टिसिपेट करने का एक मौका है। और साथ में हमने ये भी कहा कि अगर कोई अच्छा करता है और बाकी पुलिस के जो पैरामीटर्स हैं, चाहे एसपीओ का या चाहे कांस्टेबल का, अगर काम ऐसा है कि जिसकी डेमोन्स्ट्रेटिव कॉन्स्पिक्यूअस गैलेंट्री जैसे हम कहते हैं, अगर वो हुआ तो हम अपना जो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड में जो स्पेशल पावर्स हैं, हम उसके तहत आम शहरी को, नागरिक को भी। पुलिस और आरआर स्वाइन का सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से आने वाले दिनों में वीडीजीज के लिए भी कुछ नए दरवाजे खोलने का भरोसा उन्होंने दिलाया और कहा कि अगर काम अच्छा हुआ तो काम को देखा भी जाएगा, परखा भी जाएगा, रिवॉर्ड्स और इनामों से भी नवाजा जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ा बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी सामने आया, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर सवाल खड़े किया है। कहा कि हजारों की तादाद में नफरी तैनात बॉर्डर पर है, लेकिन फिर भी अगर दरअंदाजी होती है तो एक बड़ा सवाल है। फारूक अब्दुल्ला का बयान तब आया जब दरअंदाजी की कोशिशें और दरअंदाजी की खबरें पिछले कई महीनों से चल रही थी और इस बीच मरकजी हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से किया गया। न सिर्फ यहां पर कि दरअंदाजी कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, किन की दुकानें इस पर चल रही है, एक सवाल पैदा किया है, वहीं पर मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज को दरपेश मसाइल और उन्हें जिस तरीके से तंग तलब किया जा रहा है, इस पर भी ये एक बड़ा सवाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से उठाया गया कि तरक्याती मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए सिर्फ अक़लियती फिरके के लोगों को मुल्क भर के अंदर तंग किया जा रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया है और इस बीच डॉक्टर फारूक के बयान पर कौमी जमातों की तरफ से भी रद्द अमल सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला ने टेरर इंसिडेंट जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं, इन पर एक बड़ा सवाल मरकजी हुकूमत पर उठाया और कहा कि किस तरीके से 200 से 300 मिलिटेंट इस पार आए हैं और ये दरअंदाजी की कोशिशें कैसे हो रही हैं और यही वजह है कि हमारे कर्नल, मेजर और जवान जो है वो हर दिन जामे शहादत नोश कर रहे हैं और सरकार के अंदर बैठे लोग
तमाशाई बने हुए हैं और सवाल का जवाब एक भी नहीं दे रहा है। आए दिन से उनको तनख्वाह चलती है, हर महीने उनको तनख्वाह शराब मिलती है, सारा कुछ मिलता है। ये फोन जो उनके पास है वो भी उन्हीं के खर्चे में चलता है। ये इनको बता सके क्या बात है? नहीं तो मुझे बताइए, इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पे, मैं नहीं समझता किसी भी मुल्क में ऐसी इतनी फौज होगी। फिर भी ये लोग कैसे आ रहे हैं? ये दवाइयां कैसे आ रही हैं? मिले हुए हैं, हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए हैं। आज फारूक अब्दुल्ला का जिस प्रकार से बयान आया है बड़ा निंदाजनक है और बड़ा शर्मनाक है। और आज सुरक्षा बलों पर, हमारी सेना पर जिस प्रकार से उन्होंने सवाल उठाया है, इस प्रकार की सोच इनके पिताजी की भी थी। जब पाकिस्तान सेना का समर्थन किया गया 1947 में कबायलियों के नाम से, आज भी इनका ये कहना कि हमारी सेना मिलिटेंट के साथ मिली हुई है तभी बॉर्डर से घुसपैठ होती है। सेना को हम सलाम करते हैं और हमेशा अपने जान पर खेल करके उन्होंने जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता को बचाया है। उनको इस बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से। और फारूक अब्दुल्ला का काउंटर आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर की जुबान से, जिनका मानना था कि फारूक अब्दुल्ला को इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। फिलहाल मंशियात दरअंदाजी पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया है और ये बयान लगातार सुबह से सुर्खियों के अंदर बना हुआ है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा लद्दाख का रुख भी करते हैं, क्योंकि लद्दाख के अंदर सियासी पारा आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रहा है। क्योंकि रात देर गए अहम तरीन इजलास खत्म हुआ है और इजलास खत्म होने के फौरन बाद नई हिकमत अमली भी सामने आई है। और खबर यह है कि लद्दाख के अंदर दोनों एलएबी और केडीए का मुश्तरका इजलास मुकम्मल हुआ है और एलएबी और केडीए का इजलास मुकम्मल होने के बाद एक नई एजिटेशन शुरू करने का ऐलान वहां पर किया गया है मुत्तहिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और यह साफ कर दिया गया कि अगर मरकजी हुकूमत मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने में नाकाम हुई तो लद्दाख के अंदर बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। ये सिर्फ लद्दाख की सरहदों तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि दिल्ली तक ये एहतजाजी गूंज जो है वो उड़ सकती है। इस बीच खबर यह भी है कि कोर कमेटी को तश्कील दे दिया गया है जो आइंदा की हिकमत अमली को तरतीब देगा। लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मुश्तरका इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर एक बार फिर यह मांग की गई कि जो 4 नुकाती एजेंडा, जिनमें स्टेटहुड है लद्दाख के लिए सबसे बड़ा मामला, उसके साथ साथ 6 शेड्यूल आइन के दायरे में है, उसकी मांग की गई है और दीगर मुतालबात सामने रखे गए हैं। और कहा गया कि अगर मुश्तरका तौर पर इन बातों को नहीं माना गया, मुज़ाकराती अमल को आगे नहीं बढ़ाया गया, तो कोर कमेटी आने वाले दिनों में हिकमत अमली को तरतीब देकर जो सस्टेनेबल एजुटेशन है उसका आगाज करेगी। ये कल मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया। मेंबर पार्लियामेंट हनीफा जान समेत साबिक वज़रा और एलएबी और केडीए के मेंबरान इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे, जिसमें साफ साफ किया गया कि वक्त मरकज के पास है कि वो बॉल को आगे बढ़ाए। अगर दरवाजे नहीं खोले गए तो एहतजाज का दरवाजा खुलेगा लद्दाख से। चाहते हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम 4 पॉइंट एजेंडे पर हम कायम हैं और आगे की रणनीति के बारे में अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर हमारे कोर कमेटी का मीटिंग होगा, उसमें फिर डिटेल में हम चर्चा करके फिर आगे की रणनीति हम बनाएंगे और बहुत जल्द हम अनाउंस करेंगे कि कैसे सस्टेन एजुटेशन होगा, कैसे हमारे डिमांड को आगे लेके जाएंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि उससे पहले गवर्नमेंट हमें कुछ इनिशिएटिव लेके लद्दाख के लीडर्स के साथ बातचीत का सिलसिला अगर शुरू करे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर हमें एजुटेशन के रास्ते पर फिर आना पड़ेगा।
रास्ते खोल दिए जाए मुज़ाकरात के, वरना एक बार फिर एहतजाज के दरवाजे खुलेंगे लद्दाख से, और एहतजाज लद्दाख की सरहदों तक नहीं रहेगा बल्कि नई दिल्ली तक उस एहतजाज की गूंज आ सकती है। इससे कबल आपको याद रखें कि 15 अगस्त के बाद एक बार फिर मारूफ समाजी कारकुन लद्दाख के अंदर भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, और इस ज़िमन में अभी तक मरकजी हुकूमत की तरफ से कोई भी वजाहती बयान सामने नहीं आया है। लद्दाख के बाद जरा बात अब जम्मू कश्मीर की एक बार फिर करते हैं, और याद रखिएगा कोविड-19 जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था, लेकिन कोविड-19 के दौरान जिस तरीके से कोविड-19 पर काम करने वाले अफराद के लिए रियासती इंतजामिया की तरफ से बड़े बड़े मुराद और ऐलानात किए गए थे, ताहम बड़ी खबर ये कि जम्मू कश्मीर में महकमा सेहत के फ्रंट लाइन वर्कर्स 3 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक उस मुआवजे का वो मुआवजा जो उनके नाम में ऐलान किया गया था उन्हें नहीं मिला है। हेल्थ डिपार्टमेंट के फ्रंट लाइन वर्कर्स का मानना है कि वादा किया गया था कोविड-19 के दौरान कि उन्हें खुसूसी मुराद दिए जाएंगे, लेकिन 3 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गया, अभी तक उन मुरादों का कुछ भी नहीं हुआ है। 3 साल के वक्फे के बाद भी कोविड-19 इंसेंटिव्स का जो वादा दिया गया था हेल्थ डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ फ्रंट लाइन वर्कर्स को, वो अभी तक नहीं मिला है। और इस ज़िमन में बाज़ाब्ता तौर पर आपको याद होगा कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया था सन 2021 में, ऑर्डर नंबर 360 JK-HME जो जारी किया गया था 4 मई 2021 को, जिसमें यह कहा गया था कि सैंक्शन हो गया जी फाइनेंशियल इंसेंटिव उन फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए जो बराह रास्त एंगेज है कोविड-19 पेशेंट्स के साथ, और उनकी तनख्वाह में 10,000 रुपया इजाफा दिया जाएगा इंसेंटिव के तौर पर। रेजिडेंशियल डॉक्टर्स, PGs के लिए, मेडिकल ऑफिसर्स के लिए इसी तरीके से 10,000, 7,000 और 5,000 रुपया बिल तरतीब देने का ऐलान किया गया था। अगरचे चंद डॉक्टर साहिबान को ये चीज़ें मिली, चंद पैरामेडिकल्स को भी ये चीज़ें मिली, लेकिन आज भी एक अच्छी खासी तादाद डॉक्टर्स की है जो आज भी कोविड-19 के उस वादे को पूरा करने के लिए हुकूमती इदारों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक हमारे साथ इस खबर पर है। इमरान, ये वो हेल्थ डिपार्टमेंट के या महकमा सेहत के वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो उन लोगों की मदद कर रहे थे, उन लोगों के इलाज में जुड़े थे, या उस वक्त मुश्किल सूरत हाल में काम कर रहे थे जब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अपने ही हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे। जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी भी सूरत हाल बनी थी, हज़ारों लोगों की जिंदगियां कोविड-19 ने खाई थी, कई लोग मुतासिर हुए थे, और उस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में साफ सफाई से लेकर जम्मू कश्मीर के महकमा सेहत के काम को कामयाब बनाने के लिए जितने भी 4th क्लास एम्प्लॉयज थे या उससे ऊपर रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, उससे जो नर्सिंग स्टाफ था, पैरामेडिकल स्टाफ था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर जम्मू के अंदर, लेकिन 2 बड़े इदारे श्रीनगर और जम्मू के अंदर जहां के स्टाफ को जो ये खुसूसी मुराद थी वो दी जा चुकी हैं, मगर बाकी हेल्थ लाइन वर्कर्स को क्यों छोड़ा गया है इसका कोई जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है। और आज के वक्त में अगरचे ये वादा वफा होगा, इसकी दोबारा ये वादा दोहराया गया, लेकिन 3 बरस गुजर जाने के बावजूद भी वो जो 3 महीनों का स्पेशल इंसेंटिव्स देने की बात हुई थी उनकी जानिब कोई तवज्जो किसी की नहीं गई। और ये वही लोग हैं जो बाद में इन अस्पतालों के खत्म होने तक, या जो कोविड-19 पर्टिकुलरली हॉस्पिटल उस वक्त बनाए गए थे या कायम किए गए थे, उसके लिए भी उनको जिम्मेदारी दी गई थी। 4 मई 2021 को जो वादा किया गया, उस वादे के मुताबिक कि आइंदा 3 महीनों तक जो आप काम करेंगे उसमें आपको खुसूसी मुराद दी जाएंगी। ये महकमा सेहत का उस वक्त का ऑर्डर है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। वो 3 महीने खत्म हुए, उसके बाद 3 बरस गुजर गए, लेकिन ये जो स्पेशल इंसेंटिव्स थे उन वर्कर्स तक नहीं पहुंचे जो बतौर सफाई कर्मचारी या मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर काम करने वाले लोग हैं। आज के वक्त में आप देखेंगे तो हमारी जानकारी के मुताबिक पेंडेमिक में काम करने वाले ये लोग, जिनमें कहा गया था कि तकरीबन जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, PGs हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं 7,000 रुपए, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को 5,000 रुपए, और बाकी इमरान नाइक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, जरा अपडेट करें, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? ये जो पैरामेडिकल स्टाफ लगातार एहतजाज पर है, उनका मानना है कि 3 साल का वक्फा गुजर गया और कोविड-19 के दौरान जो इंसेंटिव प्रॉमिस किए गए थे वो अभी तक नहीं मिले। ये कौन लोग हैं जिन्हें नहीं मिले, और जिन्हें मिला वो कौन लोग थे? जी बिल्कुल, ये मामला कई सालों से है। 2021 से ये इशू जो है, जो कोविड-19 में फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे थे, इसमें
गवर्नमेंट के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, पीजीज हैं, इसके अलावा ड्राइवर्स हैं, और ये मुसलसल एहतजाज पर है कि इनके साथ उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि इन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा, लेकिन अभी भी हालांकि इस पर गवर्नमेंट ने फिर बाद में कहा कि इस हवाले से एक ये जो मामला इनका है ये हल किया जाएगा, और बाकायदा तौर पर 2021 में एक नोटिफिकेशन भी इस सिलसिले में, एक ऑर्डर भी इशू कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक ये मामला अपनी जगह पे है। हालांकि ये जो इंसेंटिव्स की बात की गई थी, इसमें कहा गया था कि 10,000 रुपए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स को, पीजीज को, और इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर्स को 7,000 का, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को 5,000, ड्राइवर्स को, और जो क्लास 4 वर्कर्स है जिनमें नर्सिंग या ऑर्डरलीज है या स्वीपर्स है, इनके लिए 7,000 और 5,000 रुपए का जो फाइनेंशियल इंसेंटिव देने का ऐलान किया गया था। लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद भी इसमें जो खासकर ड्राइवर्स है या फिर पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी अभी भी वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि ऑर्डर अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि इस सिलसिले में निकाला गया है, लेकिन इनका मामला जो है वो अभी जूं का त्यों है, और ये अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से 2019 में इन्होंने अपनी खिदमात दी थी जब कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुआ था, और उसमें जब इन्होंने अपनी खिदमात इंजाम दी और जो इनके साथ गवर्नमेंट ने कहा। इमरान, ये बड़ा सवाल है ना कि आधे डॉक्टर साहिबान को दिया गया, आधे पीजीज को दिया गया, और हेल्थ डिपार्टमेंट के आधे लोगों को रखा गया, और अब हेल्थ डिपार्टमेंट के जिम्मेदार ये बता रहे हैं कि जनाब हम इसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दोबारा से सरकार के सामने रख रहे हैं। तो ये गलती तो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की है, जो अपना होमवर्क पूरी तरह से नहीं कर पाए कि उनके पास कितने अस्पताल है, कितने फ्रंटलाइन वर्कर्स है, और कितनों को मिला, कितनों को नहीं मिला। अब ये कंफ्यूजन सामने आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मामला है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ डॉक्टर्स को ये इंसेंटिव्स मिले हैं, लेकिन इसमें अगर देखा जाए कि जो ड्राइवर्स हैं, जो ऑर्डरलीज हैं, या फिर जो पैरामेडिकल स्टाफ है, मेजॉरिटी ऑफ द पैरामेडिकल स्टाफ वो अभी इससे महाल है, यानी उन्हें अभी नहीं दिया गया है। और ये जाहिर सी बात है कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट का ही मसला है, वहीं पे लूप होल है कि इतने साल हो गए और अभी भी इनका जो इशू है ये जो का त्यों है। हालांकि इस सिलसिले में गवर्नमेंट भी कोई उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, लेकिन इस पे कई सारे सवालात खड़े होते हैं, खासकर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट पर, कि अगर पर्टिकुलर डॉक्टर्स को मिला है, लेकिन इसमें जो स्पेसिफिक जिन्होंने अपनी खिदमत इंजाम दी है, जिसका मैंने कहा कि ऑर्डरली है, स्वीपर्स है, ड्राइवर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जिसमें नर्सिंग वगैरह है, इवन की कुछ पीजी डॉक्टर्स भी इसमें हैं जिन्हें अभी तक ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स नहीं मिले हैं, और इसमें कोताही जो है वो बिल्कुल इदारे की लगती है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। इमरान नाइक हमारे साथ ज्वाइन करके बता रहे थे कि क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल बड़ी खबर ये कि बहुत सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जो दीगर अमला जाते जिन्हें फ्रंट लाइन कोविड वर्कर्स माना जा रहा है, वो जनाब अभी मुस्तस्ना है, उन्हें ये चीज़ें नहीं दी गई हैं, और 3 साल का वक्त गुजर चुका है। ये है हाल वादों का, जो वफा कैसे होंगे एक बड़ा सवाल है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, हम पर ब्रेक के उस पार उस बड़ी खबर पर आएंगे जो आपके और मेरे मुस्तकबिल की जमानत के लिए ज़रूरी है, यानी वो खबर जिस पर हमने काम करना है, सिर्फ खबर सुनकर रुकना नहीं है। मंशियात उड़ता जम्मू कश्मीर, तस्वीर का एक और रुख आपके सामने रखेंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।